तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू यहाँ पर ये जो मरफ़ॉक्स के आइलैंड थे, वहाँ पर पहुँच चुका था और देखता क्या है कि यहाँ पर जो 5th और 6th पीक के लॉर्ड थे, पहले से थे। तभी तो जब वहाँ पर जो पैट्रियार्च सभी सातों पीक लॉर्ड को बोल रहे थे, तो वो लोग दिखाई नहीं दिए थे और वो यहाँ पर क्या कर रहे थे? पूरा जो आइलैंड था ना यहाँ का चारों, उसे बदल चुके थे। अब आगे तो यहाँ हवा में ज़्यादा देर ज़ू रुकता नहीं। ज़मीन पे एक जगह उतर जाता है जहाँ पर अलग-अलग पीक के डिसाइपल्स थे। सबके पास अपने गोल और डेस्टिनेशंस थे। कुछ जैसे स्पेल फॉर्मेशन का यूज़ कर रहे थे, कुछ अपने वेपन का मेंटेनेंस चेक कर रहे थे, कुछ जो मतलब फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर थे, हवा में ही थे और भी पीछे से लोग आते जा रहे थे। ज़ू का जो टोकन था ना वो वाइब्रेट करता है और उसमें एक नया मिशन आ चुका था। तो नया मिशन को ये देख एक नहीं था, बहुत सारे मिशंस आए। तो जितने भी मिशंस आए थे ना अलग-अलग ये सबको चेक करता। कुछ तो मिशंस ऐसे थे जैसे ही आते ना वो गायब से हो जाते। मतलब जो भी उस मिशन पे क्लिक कर दिया होगा वो उसको मिल चुके थे। जैसे कुछ अकेलों का मिशन था, कुछ ग्रुप्स वाले मिशन थे। जैसे एक मिशन था कि जॉइन आइलैंड पे 3 डिसाइबल्स चाहिए 6 पे की कंडेंसेशन के 5th लेवल या उसके ऊपर होने चाहिए। 3 चाहिए फाउंडेशन लेवल। रिवॉर्ड है उसका 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन। वैसे एक एमी के आइलैंड पे चाहिए था 6 की कंडेंसेशन या वगैरह-वगैरह। तो ऐसे ज़ू पढ़ते जाते। लेकिन एक ऐसा मिशन था जो एकदम टॉप पर था। वो एक था बैटल मिशन कि 10,000 से ज़्यादा सी ज़ॉम्बीज़ को मारो, चाहे तुम्हारा कोई भी कल्टीवेशन लेवल हो। ऐसा तुम्हें अपॉर्च्युनिटी मिलेगा फिर कि तुम गोल्ड कोर लेवल पे जा सकते हो। मतलब सेक्ट शायद इनका देगा। बड़ा चीज़ था भाई। कोई भी बंदा फाउंडेशन लेवल से भाई गोल्ड कोर लेवल पे तो जाना चाहता है। एक और मिशन देखता है जो रेड कलर का चमक रहा था। 10 फाउंडेशन लेवल के बंदे चाहिए जो कि प्रोफाउंड स्टेट में जा सकते हैं और सी ज़ॉम्बीज़ का कोई आइलैंड था उस पर वहाँ पर अटैक करना था। बहुत खतरनाक मिशन था ये और उसमें गोल्ड कोर कल्टीवेटर से भी आपका बैटल हो सकता है। हर एक बंदे को 8 लाख माय बैड 80 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलेंगे। तो मिशन खतरनाक तो था। मतलब इसमें ऐसा ना मृत्यु के चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि आप फाउंडेशन लेवल पे हो, सामने गोल्ड कोर लेवल का बंदा मिलेगा तो आप क्या ही करो और थोड़ी देर में वो मिशन भी गायब हो जाता है। फिर से याद आता है कि ज़ैंग युनशी ने कहा था कि जो बंदे ना जिनको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए थे वो वैसे मिशन लेते। अब ज़ू का भी वही था, एक मिशन तो इसे चूज़ करना पड़ेगा। अब जिसमें भाई प्रोफाउंड स्टेट चाहिए उसमें ये जा नहीं सकता था क्योंकि उस लेवल पे पहुंचा नहीं था। इसको ऐसा मिशन चाहिए था जिसमें स्पिरिचुअल स्टोन्स भी मिल जाएं और सी ज़ॉम्बीज़ को ये भी मार पाए। तो एक ऐसा मिशन इसको दिख जाता है जिसमें स्काउट करना था पानी के नीचे जा करके। क्योंकि क्या है ना कि जो देखो मरफोक आइलैंड है ना, ये नीचे से कनेक्टेड है कहीं न कहीं सी ज़ॉम्बीज़ के टेलीपोर्टेशन पोर्टल से। यहाँ पर 8 फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर्स चाहिए। 4 आइलैंड है तो 4 दूना 8 उस हिसाब से। तो आपको क्या करना था वैसे वाले फॉर्मेशन ढूँढने और उनको डिस्ट्रॉय करना और बीच में कोई सी ज़ॉम्बी मिले तो उसे मारना भी है। अगर ज़्यादा खतरनाक है तो आप रिपोर्ट कर दो। अगर आप एक पोर्टल डिस्ट्रॉय करते हो तो आपको 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलेंगे और किल काउंट जितना मारोगे उसके हिसाब से भी रिवॉर्ड मिलने वाला था। और ज़ू को जैसा चाहिए था वैसा ही था। साइन करता है लेकिन समझ लो आखिरी बंदा था ये साइन करता है। थोड़ा लेट करता तो ये भी निकल जाता। तो पोर्टल कैसे दिखते हैं, क्या है, कैसे है, सब उसका डिस्क्रिप्शन भी था। क्या है कि देखो अचानक से ऐसी ज़ॉम्बीज़ उस रास्ते आ सकते हैं ना तो खतरा बन सकता है। इसलिए उनको डिस्ट्रॉय करना उस पोर्टल को ज़रूरी था। तो उस पोर्टल से जो भी आएँगे ना सी ज़ॉम्बीज़ वो भी बहुत पावरफुल नहीं होंगे। 2 लाइफ फ्लेम तक तो नहीं जा सकते क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस थे। ऐसा जो अपने 7 ब्लड सेक्ट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, मतलब पोर्टल बोल लो या जो स्पेल फॉर्मेशन उसकी वजह से। और जो सी ज़ॉम्बीज़ के जो टेलीपोर्टेशन होते हैं ना वो देखो धर्मा फोर्स या स्पिरिचुअल पावर से काम नहीं करते हैं, वो करप्शन से काम करते हैं। अब ज़ू का ये था कि अब देखो हर एक आइलैंड पे 2 लोग होंगे तो इसके साथ भी कोई ना कोई तो आएगा ही। तो ये उस तरफ फिलहाल बढ़ जाता है। धीरे-धीरे आधे घंटे निकल जाते हैं। एक शहर की तरफ ये बढ़ता है जो कि एक तरह से लगभग ध्वस्त हो चुका है और टनल जिधर से अंदर जाया जाता है ना क्योंकि आपको वो ढूँढना है टेलीपोर्टेशन वो भी इससे मिल जाता है। अब ज़ू का तो हमेशा से था कि जाने से पहले थोड़ा ज़हर छिड़कता ही था और उसके बाद इस टनल में कूद जाता है और अंदर भी जाते समय ना जहर छिड़कते जाता है। फाइनली टनल से बाहर निकलता है, मतलब अंदर में जहाँ पे भी निकला। क्योंकि आपको पता है सी ज़ॉम्बीज़ के जो बहुत सारे मेन शहर होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं। अंदर में ना मतलब बहुत सारी चीज़ें सड़ रही थी। अब ज़ू का ये था कि जल्दी से इसे टेलीपोर्टेशन पोर्टल ढूँढना पड़ेगा और एक पोर्टल्स नहीं है, ऐसा बहुत सारे होते हैं एक जगह पे। अब ये क्या करता है ना अपने परछाई को यूज़ करता है, तो वो डायरेक्शन एक बताता है। क्योंकि देखो उनका जो पोर्टल है वो करप्शन से काम करता है और इसका जो परछाई है वो करप्शन को ही अब्ज़ॉर्ब करता है। तो वो एक ऑरा फ़ील कर सकता था और ज़ो बोलता भी है कि मैं देखता हूँ 10 दिन बाद तुम क्या कैसे काम कर रहे हो। क्योंकि वो टाइम पूरा हो रहा था ना जो इसने अपने परछाई को दिया। तो परछाई भी थोड़ा-सा सहम जाता है कि जल्दी-जल्दी इसे ढूँढने पड़ेंगे वो लोकेशंस। उधर जो अपना पैट्रियार्च था, लोहे से बोलता है कि माय लॉर्ड। परछाई अभी थोड़ा-सा उतना समझदार नहीं है, मैं हूँ ना, मैं हूँ आपके लिए काम करने के लिए तैयार। क्योंकि अगर आप टेंशन में हैं तो हम भी टेंशन में हैं। अब जो परछाई था ना उसे और गुस्सा आता है कि ये बंदा बहुत सही मतलब जो बोलते हैं ना तेल पानी लगाने का काम करता है। अब ज़ू भी समझ जाता है परछाई को और सप्रेस करता है। तुम्हारे अंदर ये जो किलिंग इंटेंट आती है ना वो मुझे सही नहीं लगती। और थोड़ी देर में फिर परछाई की मदद से एक पोर्टल ये ढूँढ लेता है। देखता है कि पोर्टल एक्टिव तो नहीं और पोर्टल का आपको कोर ढूँढना पड़ता है जिसको कि यहाँ पर आई बोला जाता है। जैसे कि ज़ू एक किक से डिस्ट्रॉय कर देता है और थोड़ी देर बाद इसका जो परछाई था एक और पोर्टल ढूँढ लेता है, उस तरफ बढ़ने को कहता है।
और पलक झपकते ज़ू दूसरा, तीसरा पोर्टल भी डिस्ट्रॉय कर देता है। चौथे पोर्टल की तरफ बढ़ता है। जैसे उसे ये डिस्ट्रॉय करने जा रहा था ना, उसमें से लाइट चमकती है और ये एक फाउंडेशन लेवल की ऑरा फ़ील करता है। मतलब कोई तो था जो टेलीपोर्ट हो रहा था, मतलब आ रहा था। जो भी आ रहा था उसके पास लाइफ फ्लेम तो नहीं था, ये तो पक्का। तो ज़ू इसे डिस्ट्रॉय नहीं करता। पोर्टल के आस-पास ज़हर छिड़क देता है पहले तो। और पलक झपकते भाई 10 सांस के बराबर टाइम में ही 100 प्रकार के ज़हर ये छिड़क चुका था। इसका जो सरिया था ना वो बाहर निकल के आता है और सरिया जो था ना उसमें एक बेल सा लगा हुआ था। किसी की भी आत्मा को ना भाई प्रभावित कर सकता है। ये वो ज़ू को जो टेक्निक मिली थी और पैट्रियार्क इस समय काफ़ी एक्साइटेड था। उसको पता था उसका समय आ चुका है चमत्कार करने का। तो जो परछाई था ना उसको चिंता तो होती है, मतलब कि यार ये अब कमाल दिखाएगा। लेकिन फिलहाल वो भी शांत बैठता। ज़ू इस दौरान अपना धर्मा स्क्रिप्ट निकालता, थोड़ा पीछे हट जा। बेल फायर जो टेक्निक था उसको भी यूज़ कर रहा था और उसके थ्रू एक डैगर बना था जिसमें वो ब्लैक फ्लेम चमकता था। टेलीपोर्टेशन पोर्टल जो था ना लाइट से और चमकने लगता है और करप्शन बाहर से निकलने लगता है और सी ज़ॉम्बीज़ उसके अंदर से बाहर निकलना शुरू कर चुके थे। तो देखो सी ज़ॉम्बीज़ वाले जो बंदे होते हैं फाउंडेशन लेवल के, उनसे तो ज़ू ने कभी बैटल नहीं किया। हीट कंडेंसेशन वाले से बैटल किया था इसने और उसको समझ में आया था कि भाई वो लोग बहुत तगड़े होते हैं। उनका लाइफ फोर्स जो होता है ना बहुत तगड़ा होता है। मारना इतना आसान नहीं था, जबकि ज़ू के पास आप सोचो जब ज़ू खुद उस लेवल पे था तो कितना पावरफुल था। तो देख रहा था तो एक परछाई जैसा कुछ तो निकलता है और लाइट चमकने लगती है और ये ज़ॉम्बी अलग था। देखो ज़ॉम्बी अलग तरीके से बनते हैं ना, इंसान को ज़ॉम्बी बना दिया जाए और कुछ ऐसे होते हैं जैसे मरफॉक्स को आप ज़ॉम्बी बना दो, जो अलग प्रकार के जीव होते हैं उन्हें ज़ॉम्बी बना दो। तो ये उनमें से एक था। उसके पंख थे भाई पहली बात तो जैसे वो प्रकट होता है पीछे हटने लगता है। उसको कुछ तो फील हो गया था, बहुत चौकन्ना था ये। लेकिन उसे भी थोड़ी पता था कि ज़ू ने क्या सेटअप किया। मूव कर भी नहीं पाता, बस की पानी की जो पानी था मतलब बेसिकली वो उसमें हिलोरे से आने लगते हैं और उसके सामने एक वॉल सा बनने लगता है पानी का ही। तो पूरा घेर लेता है मतलब पानी की ओर, तो उसको मूव करने का जगह नहीं मिली और पानी से एक अलग प्रेशर निकल रहा था। लेकिन फिर भी देखो बंदा पावरफुल था तो वॉल जो वाटर वॉल था उसे कोलैप्स करने लगा। लेकिन ज़ू फिर पानी की और दीवारें बनाते जाते और ज़ू का थर्मो फोर्स बाकी लोगों से बहुत पावरफुल था। जो सेम लेवल पे होते हैं ना उनसे तो कहीं ऊपर था। सी ज़ॉम्बी की नजर इस दौरान ज़ू पे पड़ा और कहता तुम अकेले हो। उसे अब मानो जहर से फर्क नहीं पड़ा कि सी ज़ॉम्बी इसके पास अपना ज़ॉम्बी जहर होता है, मतलब जहर उन पे उतना काम नहीं करता। जैसे वो एक टेक्निक यूज करने जा रहा था, आसपास की जहर की वजह से ना उसके पंख गलने लगते। तो अचंभित हो जाता है कि ये किस प्रकार का जहर है। और जो ज़ू ने वो पानी की दीवार बनाई थी ना उसकी वजह से उस जहर का लेवल और बढ़ रहा था। जो 100 प्रकार की जहर थे भाई और उसकी बॉडी गलने लगती। दूसरी टेक्निक यूज करते अपने ज़ॉम्बी जहर को बाहर निकालते, पंख को लहराने लगता, वाटर वॉल कोलैप्स कर जाते। लेकिन जितना डिस्ट्रॉय करता था उतनी वो पानी की वॉल फिर से बन जाती थी। क्योंकि देखो ज़ॉम्बीज का जो रीजनरेशन पावर होता है ना, अगर उनको चोट लगे तो बहुत जल्दी रिकवर होता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कम पड़ जा रहा। अब वो एक हड्डी निकालता है जिसमें अपना ब्लू ब्लड मिक्स करता है और वो जो हड्डी था उसमें से करप्शन फैलने लगता है और उस ऑरा को जब ये फैलाता है ना तो एक हंसने की आवाज आती है और वॉल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। बेसिकली वो हड्डी जो था एक मैजिकल डिवाइस था। ज़ू को फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर सी ज़ॉम्बी प्रोफाउंड स्टेट में जा सकता तो ज़ू के लिए चिंता की बात होती है, नहीं तो ज़ू को फर्क नहीं पड़ता। तो ज़ू की आंखों में भी वो एक किलिंग इंटेंट आता है। ज़ॉम्बी जो था ना फाइनल जो वॉल था उसको भी तोड़ चुका था और ज़ू की तरफ चार्ज करता, लेकिन फास्ट था वो, लेकिन ज़ू उससे भी ज्यादा तेज था। एक टक्कर मारता है इसी ज़ॉम्बी को, ज़ॉम्बी अचंभित हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और पीछे हट जाता है। वो फिर से आगे बढ़ता है। ये जो एक तलवार बनाया था बेल फायर वाली ओरा से वो सीधा आगे भेजता। सी ज़ॉम्बी भी काउंटर कर, ज़ॉम्बी और ज्यादा अचंभित होते जाता है क्योंकि ज़ू पर करप्शन का इफेक्ट पड़ता ही नहीं था। नहीं तो नॉर्मल लोगों पर करप्शन का इफेक्ट पड़ता है, ज़ॉम्बी वाले जहर का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ज़ू अलग था। फिर से वो बंदा बीस्ट बोन को यूज करता है। परछाई जैसी चीज ज़ू की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो अचंभित हो जाता है। पीछे हटने को देखता है लेकिन लेट हो चुका था क्योंकि ज़ू की जो परछाई थी उसकी नजर थी उस परछाई पे जो सामने वाले बंदे की थी। वो हड्डी वाली भूखे शेर के समान वो आगे बढ़ता और सीधा उस परछाई को ज़ू वाला जो परछाई था खा जाता है, टकार मारता है। अब सी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर का चेहरा देखने लगता है, उसकी फट सी जाती है भाई कि ये कैसा। लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता ना एक घंटी सी बजती है उसके पीछे से, मानो इसके चमड़े के अंदर जा सकती है, उसकी आत्मा को टच कर सकती हो और उसके कान हाथ पूरे एकदम झन्ना सा जाता वो एकदम और सीधा ना ये सरिया उसके खोपड़ी में जाकर के आर पार निकल जाता, फिर गले पर वार करता। घंटी फिर से बजने लगती और ज़ू इस समय ना उसके बॉडी से वो काली वाली ऑरा निकल रही थी फायर वाली और अपने पंख वाले जो मैजिकल डिवाइस था फीदर मैजिकल डिवाइस उसे यूज करता और ज़ू की स्पीड तो बहुत तेज हो जाती है। आपको पता है कि ये वाला जो है इसके पास मैजिकल डिवाइस उससे स्पीड बढ़ जाती है और अपने डैगर से अटैक करता है। चारों तरफ नीला खून सा फैल जाता है। ज़ॉम्बी अब कुछ कर नहीं पाता, ज़ू इसको पूरा फाड़ के रख देता है और इसका जो ब्लैक फायर था ना उसके सोल को जलाने लगता है। ज़ू की जो परछाई थी ना वो इसी ज़ॉम्बी के पैर को पकड़ लेती क्योंकि आपको पता है ज़ॉम्बीज को मारना इतना आसान नहीं होता है।
धीरे धीरे वो गलने लगता, क्योंकि उसके अंदर जो ज़ॉम्बी के अंदर करप्शन था ना, उसे तो जो ज़ू की परछाई थी वो और निगलते जा रहा था। और जो पैट्रियार्च थे यानी कि जो काला सरिया मतलब सरिया, वो भी तैयार थे ईस्ट बोन पर अटैक करने। स्पिरिट रेजोनेंस होता है ना हर एक डिवाइस का, क्योंकि मैजिकल डिवाइस के अंदर स्पिरिट होता है, ये उससे डेकोर करने लगा। ज़ॉम्बी धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं, करप्शन उसकी बॉडी का खत्म हो चुका था, सोल उसका जा चुका था, और ज़ू इसके सोल को यूज कर लेता अपने 21वें धर्मापर्चर की तरफ बढ़ा देता। अब ज़ू फिर से टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ देखता है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था वो, और ज्यादा जहर छिड़क देता और वेट करता। तो और जो देखता है कि इसकी जो परछाई थी ना उसके अंदर सी ज़ॉम्बी वाली और आ चुकी थी, क्योंकि उसने सी ज़ॉम्बी के करप्शन को एब्सॉर्ब किया था। समय बीतता है लेकिन दूसरा कोई ज़ॉम्बी नहीं आता। ज़ॉम्बीज भी होशियार होते हैं ना, उन्हें समझ में आ गया था कुछ तो गड़बड़ हुआ है उस साइड दूसरे साइड, तो फिलहाल वो शांत हो जाते। और जू की जो परछाई थी ना उसको और इंटरेस्ट आ रहा था कि कोई और सी ज़ॉम्बी आए, उसको मजा आ रहा था उनको खाने में। वज्रा जो थे अपने पैट्रियार्च गोल्डन वज्रा, वो पहले से स्ट्रांग हो चुके थे फिजिकल डिवाइस को टेफोर करने के बाद। और पैट्रियार्च समझ जाता है, तो बोलता माय लॉर्ड अगली बार से मैं बस 70% एब्सॉर्ब करूंगा, बाकी छोड़ दूंगा कि आप इन चीज़ों को बेच पाए, और ऐसी चीज़ों को आप ब्लैक मार्केट में बेच सकते हो, अच्छा पैसा भी मिल जाए। अब परछाई की मदद से अगले दिन जू को एक और पोर्टल मिलता है, यहाँ भी वेट कर, और फिर इसको फाइनली डिस्ट्रॉय कर देता है, दूसरे पोर्टल की तरफ पड़ता है। अब ये वाले जब पोर्टल की तरफ पहुंचता है तो ये पोर्टल वही सेम चीज़ करता है, जहर और फैला देना, पूरा तैयारी कर लेना, ये पोर्टल चमकने लगता है। तो ये जो पोर्टल था ना उससे जो फ्लक्चुएशंस आ रहे थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। तो देखो गाइज मेरा प्लान ये है ना कि सैटरडे और संडे मैं जो ज्वाइन बटन जो मैंने क्रिएट किया है उस वाले में मतलब प्रीमियम वीडियोस डालूंगा, तो वो जो लोग देखना चाहते हैं बिना ज्वाइन किए हुए तो उन्हें फिर मंडे को ही मिलेगा, मतलब सैटरडे वाला संडे को, संडे वाला मंडे को मिलेगा। ऐसा मेरा प्लान है, अब देखो कर पाता हूँ कि नहीं वो आपको सैटरडे से पता चल जाएगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल जैसे देखो पोर्टल चमकता है और एक बंदा प्रकट सा होने लगता है, क्योंकि टेलीपोर्टेशन पोर्टल है। अगर आपने देखा होगा मिनाटो नामिकाजे को, जैसे वो टेलीपोर्ट होते थे सॉर्ट ऑफ कुछ वैसा ही, बस यहाँ पर पोर्टल का यूज किया जाता। तो ये बंदा जो प्रकट होता ना भाई तगड़ा था भाई, उसके अंदर से ना थोड़ा थोड़ा लाइफ फ्लेम वाली और निकल रही, और सी ज़ॉम्बी को पता भी था कि शायद वो दुश्मन की एरिया में जा रहा है। तो टेलीपोर्टेशन में एंटर करने से पहले भाई उस बंदे ने खुद को प्रोफाउंड स्टेट में डाल दिया था। अब जो भी समय का वेस्ट नहीं करता, क्योंकि औरत उसने फील कर लिया था, राइट हैंड को उठाता है बंदा जब तक पूरी तरह से प्रकट हो पाता, कुछ चीजें जो इसने वहां पर ब्लास्ट करने के लिए रखे थे ना उन्हें एक्टिवेट कर देता। बेसिकली जू क्या करता है ना पोर्टल को ही कोलैप्स करवा देता है, तो वो बंदा आ ही नहीं पाता, उसकी बस एक आवाज सुनने को मिलती। तो फिलहाल जू यहाँ से इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करके आगे निकल जाता है। 4 दिन और बीत जाते, इससे एक और पोर्टल मिलता है, और यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, 2 सी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर प्रकट होते हैं। ये फाउंडेशन लेवल के ही थे लेकिन प्रोफाउंड स्टेट वाले नहीं थे, क्योंकि जू की जो परछाई थी ना मतलब वो चेक कर लेती थी कि करप्शन लेवल क्या है। और परछाई को भी देखो इसमें फायदा था, क्योंकि वो उनके करप्शन को एब्जॉर्ब करके स्ट्रांग हो रहा था। जू को फायदा था अपना अलग, परछाई को भी अपना फायदा था, तो वो मन लगा के काम कर रहा था। और जू ना भाई जो जहर का इस्तेमाल कर रहा था उसको और ज्यादा अच्छे से करने लगता है, उसको समझ में आ चुका था कैसे क्या करना है। अब अटैक का तरीका अलग था, पहले परछाई अटैक करे, फिर पैट्रियार्च, फिर जू आगे बढ़ेगा। और धर्मा स्किप जो है इसका वो इसका ट्रम्प कार्ड है, जरूरत पड़े तभी करना। और दोनों ही ज़ॉम्बीज को जू मार देता है कि सोल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, पैट्रियार्च उनका जो कुछ अगर डिवाइस है उनके पास मैजिकल तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, परछाई तो करप्शन को एब्जॉर्ब करता ही। तो जू अब धीरे धीरे 22वां धर्मा अपर्चर खोल चुका था, 8 और इसे खोलने थे तब जाकर के अब पहला लाइफ फ्लेम बना पाएगा। और इसका तरीका ये था कि जब लाइफ फ्लेम बनाएगा ना तो लाइफ फ्लेम को लाइफ लैम्प की तरफ बढ़ा देगा। तो लाइफ लैम्प की वजह से एक इसका लाइफ फ्लेम है लेकिन वो डबल के बराबर काम करेगा, यानी बाकी लोग जो 2 लाइफ फ्लेम में काम करते वो अकेला ये एक में कर सकता है लाइफ लैम्प की वजह से। पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने ही जा रहा था तभी एक और ऑरा प्रकट होने लगा। नॉर्मल थी मतलब प्रोफाउंड स्टेट वाला बंदा नहीं, लेकिन इसका परछाई बताता है कि इसकी ऑरा सेम है जो हमने एक वो प्रोफाउंड स्टेट वाला बंदा मिला था ना उसको आने ही नहीं दिया था, वो वैसे ही है। तो वो क्या कर रहा है, प्रोफाउंड स्टेट में नहीं जा रहा है, ऐसे ही आ रहा है आने के बाद। तो ये बंदा प्रकट होने लगा। जू क्या करता है फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है ये पोर्टल को, तो वो बंदा फिर नहीं आ पाता है। तो जू को समझ में आ जाता है कि वो सी ज़ॉम्बीज को भी धीरे धीरे आइडिया लग रहा है इस तरह से ये प्रोफाउंड स्टेट में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज फिर आएंगे नहीं पोर्टल से। उनको आइडिया लग रहा है कोई तो है जो ऐसा काम भी कर रहा है। लेकिन इसका ये था कि कुछ टाइम ट्राई करता हूँ फिर बाद में बैटल्स वाले जो मिशन हैं उसमें प्रवेश करूंगा। अपना ये जो छानबीन सर्च था वो चालू रखता है, दिन गुजरते जाते। देखो मेगा आइलैंड पर 12 पोर्टल हैं, उससे ज्यादा नहीं थे। जू 8 को डिस्ट्रॉय कर चुका था। आगे में इसको 2 और सी ज़ॉम्बीज मिलते हैं, एक को तो तुरंत मार देता है, लेकिन दूसरा जो था उसके पास अपने लाइफ सेविंग मैजिकल डिवाइसेस थे, लाइफ फ्लेम के करीब था वो। जू को उसे मारने में ना भाई 2 घंटे लग जाते। अब लेकिन इन दोनों के थ्रू ना इसके 3 धर्मापर्चर और खुल जाते, तो 25 धर्मापर्चर पे ये पहुंच चुका। 3 और पोर्टल इसे मिलते, उन्हें भी ये डिस्ट्रॉय कर देता, यहाँ कोई नहीं आता है। और इस समय पैट्रियार्च और जो अपना परछाई था दोनों बोर मार रहे थे। जू बाहर आता है, अब एक और मिशन को देख रहा था, पर तभी एक इसे मैसेज आता है कि मैं एल्डर ओ यांग लिंग 3rd पीक से, तुम्हारा टोकन है तो तुम
उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तुम्हारा नाम ज़ू किंग है, राइट? ज़ू बोलता है यार ये कौन है? जवाब नहीं देता। तो फिर से एक मैसेज आता है। पहले टेक्स्ट मैसेज आया था, अब इस बार वॉइस मैसेज आता है। वॉइस इतनी पावरफुल थी ना कि ज़ू का दिमाग घुम सा जाता है कि पच्चीसों धर्मापर्चर मानो काँप से जाते हैं। और वो बोलते हैं ज़्यादा मत सोचो कि मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ। जो तुम्हें टेलीपोर्टेशन पोर्टल मिशन मिले थे, ये मैंने ही असाइन किए थे। मैं इसका इंचार्ज हूँ, मतलब मेरी देख-रेख में ये वाला पार्ट था। बाकी 3 आइलैंड पर अच्छा काम नहीं जा रहा है। मुझे नहीं पता कि तुमने अपने मिशन इतना जल्दी कैसे खत्म कर दिए, ये वाले आइलैंड और वो तुम्हारा वो है, लुकआउट है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम जॉइन आइलैंड पे चले जाओ और बाकी 2 आइलैंड पर भी मतलब धीरे-धीरे करके, तो सही रहेगा। ज़ू बोलता है ठीक है एल्डर, मैं ये मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। ये जो थर्ड पीक के एल्डर थे सैटिस्फाइड थे ज़ू के जवाब से। ज़ू का जो मिशन था ना उसे बदल करके इसके लिए वो चारों आइलैंड के लिए कर देते हैं। नहीं तो ज़ू बस एक ही आइलैंड पर जा सकता था, मीगा पर, जो कि खत्म हो चुका था। तो ज़ू का अब रिवॉर्ड भी बढ़ने वाला था और ज़ू के लिए जो नंबर था वो बढ़ करके 1,10,000 हो चुका था रिचुअल स्टोन्स। 11 पोर्टल इसने डिस्ट्रॉय किए थे। हर एक पोर्टल का 10,000 था। देखो इसने 4 मारे थे सी ज़ॉम्बिस को। उसका रिवॉर्ड नहीं मिला था लेकिन इसके किल काउंट में उनका नंबर आ चुका था कि 4 लोगों को इसने मारा है। तो ज़ू पहले सोचता है कि चलता हूँ अब एमी के आइलैंड की तरफ, तो उधर बढ़ता है। तो एमी के आइलैंड की तरफ ये बढ़ चुका था। जहाँ पर ना एक आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो एक एल्डर थे उन्होंने तलवारों का सा तालाब सा बना दिया था। ज़ू जैसे-जैसे बढ़ता है ना उस तालाबी झील के पास एक डेंजरस ऑरा फ़ील करता है। मानो ये जो ऑरा थी इसी पर फ़ोकस थी, को स्कैन कर रही थी। लेकिन ये जो जगह था ये रॉयल मरफोक क्लैन का एरिया था। मिक आइलैंड ज़ू पहुँच चुका था और वो ऑरा भी गायब हो जाती। हुआंग यान ने इसको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए ही थे नक्शा-वक्शा तो इसे पता ही था। तो पास का जो सबसे टनल था ये उस तरफ बढ़ जाता है। और अंदर कूद के जाना वैसे सेम प्रोसेस था जहाँ पर अंदर में मरफोक का रॉयल पैलेस था भाई। अब ज़ू पोर्टल ढूंढना शुरू कर देता और उसका परछाई बताता है किधर जाना है। आधा दिन गुजर जाता है और ज़ू को पहला पोर्टल मिलता है। फिर से वही काम करता है भाई, अपना ज़हर और बिछा देना, वेट करता है और कुछ दिन बाद ही मतलब 1-2 दिन बाद ही एक और से चमकती है और कोई बाहर आता है और ज़ू उस सी ज़ॉम्बी को मार देता है और अपनी तलाश जारी रखता है। पोर्टल को भी डिस्ट्रॉय करके आगे निकल जाता है। धीरे-धीरे समय बीतते जाता है। महीना बीत चुका था। ठीक है, आइलैंड पर भी ज़ू चक्कर मारते रहता है और अब तक ये 28 धर्मापर्चर खोल चुका था और 2 और चाहिए थे फिर भाई अपना लाइफ फ्लेम बना सकता था। तो इधर के मैटर निपटाने के बाद अब ये नीदर वोल्ट आइलैंड की तरफ बढ़ता है। समझ में तो आ रहा था मिशन के हिसाब से कि 7 ब्लड आइज़ और सी ज़ॉम्बीज़ का जो बैटल था बहुत इंटेंस हो चुका था। 2 महीने के आसपास या उससे ऊपर का समय हो चुका था, बैटल चल ही रहा। समय के साथ ना और भी 7 ब्लड आइज़ के डिसाइपल्स बैटल को जॉइन करते जाते। 7 ब्लड आइज़ के कुछ साथी लोग भी थे ना जो लोग सपोर्ट करते, जो इंसान नहीं थे, वो लोग भी इस बैटल में उतर जाते। तो सी ज़ॉम्बीज़ के भी अपने कुछ साथी लोग थे, उनके जो अलग नॉन ह्यूमन्स लोग वो भी बैटल में घुस जाते हैं। तो बैटल मतलब चौतरफा हो चुका था। हालाँकि ज़ू को इनसे क्या करना है? ज़ू देखता है कि 3 लाख के आसपास स्पिरिचुअल स्टोन्स इसके पास इकट्ठा हो चुके थे और उसके हिसाब से 15 दिन के आसपास में ये दोनों धर्मापर्चर्स भी खोल पाएगा। सोचता है कि जब मैं अपना पहला लाइफ फ्लेम चला लूँगा, तो मैं कैप्टन से किस लेवल पर पहुँच पाऊँगा, कैप्टन के कितना बराबर, क्योंकि मेरे पास तो लाइफ लैंप ही है। इधर अब जो पैट्रियार्क्स थे, गोल्डन वज्रा, वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि वो भी ब्रेक थ्रू की तरफ बढ़ रहे थे। मैं ब्रेक थ्रू कर लूँगा तो मैं और काम की चीज़ बन जाऊँगा। फिर फिंडिश ज़ू जो है मतलब ज़ू किंग को ही बोलता है, फिंडिश बोलता था ये भी, वो तो फिर मेरे से छुटकारा पाने को नहीं देखेगा क्योंकि मैं तो काम की चीज़ बन चुका रहूँगा। परछाई का भी सेम था, देखो उसका करप्शन की औरा बढ़ती जा रही। ज़ू भी सोचता था इसको सप्रेस करूँ, ज़्यादा सप्रेस करने लगता है और परछाई भी समझता था तो थोड़ा-सा शांत रहने लगता है, किलिंग इंटेंट ज़्यादा नहीं दिखाता था। लेकिन ज़ू को लग रहा था कि परछाई के साथ कुछ अलग हो रहा है। उसके पास सी ज़ॉम्बी की औरा आ रही है क्योंकि सी ज़ॉम्बीज़ के करप्शन को खा रहा है, जिसकी वजह से ज़ू ज़्यादा चौकन्ना हो रहा था। अभी अपने परछाई को सप्रेस करने ही वाला था अपने क्रिस्टल के दम पर, तभी दूर एक तरफ देखता है 5 किलोमीटर की दूरी टेलीपोर्टेशन का फ्लक्चुएशन होता है। तगड़ा था फ्लक्चुएशन और एक आदमी बाहर नहीं आ रहा था बल्कि एक पूरा ग्रुप आ रहा था बाहर। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।